नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम राज्य विधानमंडल का जो दूसरा भाग है उसको कंप्लीट कर देंगे और इसके साथ अपना राज्य विधानमंडल कवर अप हो जाएगा। क्योंकि दो लेक्चर के बीच में काफ़ी समय लग गया था, मुझे किसी कारण से बाहर जाना पड़ा था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अनुच्छेद 195 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 196 से, जिसमें है कि विधेयक को पेश करना, पारित करना और विधेयक का व्यापगत होना यानी समाप्त होना। तो ये किस विधेयक के बारे में बात हो रही है? ये विधेयक के बारे में बात हो रही है दोस्तों, साधारण विधेयक। ये साधारण विधेयक है, उसको किस प्रकार से पेश किया जाएगा, किस प्रकार से उसको पारित करेंगे और वो किस प्रकार से समाप्त हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि कोई ऐसा स्टेट है जिसके विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं। तो साधारण विधेयक है, इसको हम विधानसभा में भी पेश कर सकते हैं और विधान परिषद में भी पेश कर सकते हैं। दोनों सदनों से जब ये पारित हो जाएगा उसके बाद ये राज्यपाल के पास अनुमति के लिए जाएगा और इसके बाद ये अधिनियम बनेगा। तो ये हो गए विधेयक को पेश करने से संबंधित। पारित करवाने के लिए जब इसको दोनों सदन पारित करेंगे अलग अलग, तभी ये क्या है, राज्यपाल के पास साइन होने के लिए जाएगा। इसमें विधान परिषद की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध है जो हम अनुच्छेद 197 में देखेंगे। तो ये हो गया विधेयक को पेश करना और पारित करना। अब है विधेयक का व्यापगत होना यानी समाप्त होना, कि विधानसभा के भंग होने पर विधेयक की क्या स्थिति होगी कि विधेयक समाप्त हो जाए। तो इसकी कुछ स्थितियां हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि कोई विधेयक है, उसको अगर विधानसभा ने पारित कर दिया था और विधान परिषद के पास गया हुआ था, लेकिन विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो वो वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति है कि कोई विधेयक है वो विधानसभा में लंबित था और इसके बाद विधानसभा भंग हो गई, तो भी वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरी स्थिति, कोई विधेयक विधान परिषद ने पारित कर दिया था और उसको विधानसभा के पास भेज दिया था, लेकिन वो क्या हो गया, विधानसभा भंग हो गई, तब भी वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा, जब विधेयक विधान परिषद के पास ही क्या हो, लंबित हो, और उसके बाद अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो वो विधेयक ज्यों का तो बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। तो ये कंडीशन है किसी साधारण विधेयक के व्यापगत होने की, समाप्त होने। विधानसभा भंग है तो चाहे विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया हो या विधानसभा में लंबित हो, वो समाप्त हो जाएगा। विधान परिषद में आया है और विधान परिषद में लंबित है तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन अगर विधान परिषद ने उसको पारित करके विधानसभा के पास भेज दिया है तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये है साधारण विधेयक का समाप्त हो। इसके बाद है अनुच्छेद 197। अनुच्छेद 197 हमें बताता है कि धन विधेयकों से भिन्न यानी साधारण विधेयकों पर विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, कि विधान परिषद है वो कितने समय तक किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। जब कोई भी विधेयक है, मान लीजिए वो विधानसभा ने पारित किया, के बाद वो कहाँ जाएगा, विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद उसको स्वीकार कर सकती है, उसको अस्वीकार कर सकती है, या उस पर क्या कर सकती है, संशोधन सुझा सकती है। इसके लिए इसके पास कितने दिन का समय होता है, 3 महीने का समय होता है मैक्सिमम। अगर 3 महीने तक विधान परिषद उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, अपने पास रोके रखती है, तो विधानसभा क्या करेगी, उसे दोबारा पारित करेगी। कहाँ भेज देगी, विधान परिषद के पास। अब दोबारा पारित होकर कोई विधेयक विधान परिषद के पास आ गया तो उसमें विधान परिषद उसको मैक्सिमम कितने दिन, 1 महीने तक अपने पास रोक सकती है, पुनर्विचार के लिए या अपने संशोधन सुझा सकती है। उन संशोधनों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना विधानसभा के हाथ में है। अगर ये 1 महीने तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, उसको अपने पास रोके रखती है, तो विधेयक है, विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा
जिस रूप में विधानसभा ने उसको पारित किया था। अगर उसने विधान परिषद के संशोधनों को मानते हुए उसको पारित किया है तो वो संशोधन के साथ पारित माना जाएगा, और अगर संशोधनों से रहित उसको पारित किया है तो संशोधनों के बिना उसको उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। तो मैक्सिमम विधान परिषद है वो कितने समय तक किसी विधेयक को रोक सकती है? वो है 4 माह, 3 महीने पहले, और अगर विधानसभा दोबारा उस विधेयक को भेजती है विधान परिषद में तो 1 महीने की उसमें उसके पास रोके रखने की शक्ति होती है। तो साधारण विधेयक को विधान परिषद है वो 4 माह तक अपने पास रोके रख सकती है। ये है कि विधान परिषद की शक्तियों पर साधारण विधेयक के संबंध में निर्बंधन या प्रतिबंध। अब है अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198 में बताई गई है हमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, कि साधारण विधेयक और धन विधेयक है उनके संबंध में सेम प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। धन विधेयक के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। इसमें सबसे पहले है कि ये केवल और केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में इसको पेश नहीं किया जाता। दूसरा कि कोई मंत्री है वही इसको पेश कर सकता है, कोई प्राइवेट सदस्य इसको पेश नहीं कर सकता। मंत्री और प्राइवेट सदस्य में अंतर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्राइवेट सदस्य कोई ऐसा विधायक होता है जो मंत्री नहीं है। वो विधायक हो सकता है सत्ता दल का हो या विपक्षी पार्टी का भी हो सकता है। केवल धन विधेयक मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा, धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल उस पर अपनी पूर्व अनुमति देता है या राज्यपाल की सिफारिश से ही धन विधेयक है उसको विधानसभा में हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब है कि धन विधेयक को विधान परिषद है वो कितने दिन अपने पास रोक सकती है। तो कोई विधेयक है वो विधानसभा से पारित होकर के विधान परिषद के पास जाता है तो इसको 14 दिन के अंदर अंदर अपने सिफारिशें हैं वो विधानसभा को बतानी होती है। ये इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती, केवल ये इस पर अपनी कुछ सिफारिशें हैं, कुछ सुझाव दे सकती है, जिनको मानना या ना मानना विधानसभा के हाथ में है। अगर ये 14 दिन तक इसको अपने पास रोक के रखती है तो विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसको पारित किया था। तो साधारण विधेयकों में इसके पास 4 माह तक रोके रखने की शक्ति है, जबकि वित्त विधेयकों में इसके पास केवल 14 दिनों तक रोके रखने की शक्ति है। ये हो गया धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब है अनुच्छेद 199। इसमें धन विधेयक की परिभाषाएं दी हुई है कि धन विधेयक क्या होगा। धन विधेयक को हम ऐसे समझ सकते हैं 2 टाइप में, एक तो कर के संबंध में और एक राज्य की संचित निधि के संबंध में। कर के संबंध में कैसे समझेंगे कि किसी प्रकार का कोई कर लगाना है, कर का क्या करना है, परिवर्तन करना है, और या कर का क्या करना है, उत्साधन यानी उसको समाप्त करना है, तो वो धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। राज्य की जो संचित निधि है या आकस्मिक निधि है उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे संचित निधि पर कोई भारित व्यय है, भारित व्यय कोई घोषित करना है, कोई ऐसा व्यय है जिसको हम राज्य की संचित निधि पर भारित घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि उसको अगर हम भारित व्यय घोषित कर देंगे तो उस पर केवल चर्चा हो सकती है, विधानमंडल में मतदान नहीं हो सकता। या कोई ऐसा भारित व्यय है जिसकी राशि में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, राशि का बढ़ाना, ये भारित व्यय हो गया संचित निधि पर, तो वो विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। अभिरक्षा यानी कस्टडी से संबंधित जो विधेयक होगा, संचित निधि और आकस्मिक निधि, वो आएगा। इसके अलावा कोई अन्य व्यय जो संचित निधि या आकस्मिक निधि से किए जाने हैं वो सारे धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। कुछ चीजें हैं जो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएगी, जो हो रिलेटेड होंगी फीस से, जुर्माने से, और कुछ स्थानीय कर,
ये सारी चीज़ें धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आती है। तो ये हो गई धन विधेयक की परिभाषा। कर से संबंधित किसी कर को लगाना, उसकी राशि में परिवर्तन करना, उसका उत्साधन यानी उसको समाप्त करना। संचित निधि है, उसमें किसी व्यय को भारित घोषित करना, किसी पहले से भारित व्यय की राशि को बढ़ाना या उससे अन्य व्यय करना, उसकी अभिरक्षा से संबंधित, ये सारी चीजें धन विधेयक की श्रेणी में आती है। अब है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होगी जब विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है। तो उसमें राज्यपाल के पास सबसे पहली शक्ति होती है कि वो विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करेगा तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, वो किसी विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार सामान्यतः जो प्राइवेट सदस्यों के विधेयक होते हैं उन्हीं को किया जाता है। तीसरा, वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है। जब राज्यपाल विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज देता है तो ये सिर्फ एक बार कर सकता है। जब विधानमंडल दोबारा उस विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है तो उस पर राज्यपाल को अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है। तो ये पुनर्विचार के लिए यहाँ पर राज्यपाल भेजता है, इसको राज्यपाल का निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है। निलंबनकारी वीटो। इसके बाद वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति हेतु आरक्षित। ये कैसे विधेयक होंगे जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी होती हुई हो, कोई संघीय ढांचे से संबंधित हो, जो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, या कोई और राष्ट्रीय महत्व का ऐसा मामला हो जहां पर राज्यपाल को लग रहा है कि इस मुद्दे पर ये जो विधेयक है ये हमें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए। ये सारी चीजें अनुच्छेद 200 में बताई गई है। धन विधेयक है उस पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देता ही है या उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है जब अनुच्छेद 360 लगा हो, यानी वित्तीय आपातकाल लगा हो। लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये हो गई राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है। अब है अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 201 संबंधित है कि जब राज्यपाल कोई विधेयक है उसको आरक्षित रखता है राष्ट्रपति के लिए, तब राष्ट्रपति के पास उसके लिए क्या क्या विकल्प होते हैं विधेयक के संबंध में। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सबसे पहले उसको स्वीकार कर सकता है। स्वीकार कर लेगा तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, अपने पास रोक सकता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया ही ना दे। तीसरा, उसको पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भिजवा सकता है राज्यपाल को बोल करके। अब विधानमंडल के पास विधेयक चला जाता है तो जब विधानमंडल 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। वो उसको अपने पास रोक भी सकता है और उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। एक बार जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देता है तो उस पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। केवल राष्ट्रपति ही उस पर अपना निर्णय देता है। पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, लेकिन अगर कोई वित्त विधेयक हो, वित्त विधेयक नहीं सॉरी धन विधेयक, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। उसको अपने पास रोक के रख सकता है, उस पर साइन नहीं करेगा, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। केवल और केवल साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास जो विकल्प हैं ये अनुच्छेद 201 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 202 बजट। बजट में क्या है कि राज्य का बजट है वो विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाता है, तो राज्यपाल रखवाता है। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष
बजट रखवाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। कब? प्रत्येक वर्ष रखवाएगा, जिसमें उस वर्ष के अनुमानित आय और व्यय का विवरण होगा। तो बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया, ये आपको पता ही है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। राज्यपाल रखवाता है विधानमंडल के समक्ष प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष के लिए, जिसमें प्राकलित खर्चों और आय का विवरण सरकार के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 203 में है अनुदान की मांग की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया है, ये राज्यपाल की सिफारिश से विधानमंडल के समक्ष रखवाई जाती है। इसमें जो भी वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुदान की मांग की गई होती है कि हमें इस क्षेत्र में इतने राशि खर्च करनी है, इस क्षेत्र में इतनी राशि खर्च करनी है, तो वो अनुदान की मांग है एक प्रकार से। उस पर विधानमंडल में मतदान होता है। केवल उन व्यय पर मतदान नहीं होगा जो संचित निधि पर भारित होंगे, चर्चाएं होती हैं, और जब वो विधानसभा से पारित हो जाते हैं तब फिर विनियोग विधेयक के जरिए उस राशियों को निकाला जाता है। तो ये हो गई अनुदान की मांग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में है विनियोग विधेयक। जब अनुदान की मांग की प्रक्रियाएं पारित हो जाती है विधानसभा में, तब उस राशि को निकालने के लिए एक धन विधेयक लाया जाता है। जो विनियोग विधेयक है, ये एक प्रकार का क्या होता है? धन विधेयक होता है, क्योंकि कोई भी राशि है उसे हम संचित निधि से निकालनी है तो उसके ऊपर विधायिका का क्या होता है? नियंत्रण होता है। अब विनियोग विधेयक के जरिए हम राशि है वो बजट के हिसाब से, अनुदान की मांगों के हिसाब से राज्य की संचित निधि से निकालते हैं, और इस विनियोग विधेयक को विधानसभा में पारित करना पड़ता है। अगर ये पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, यानी सरकार का विधानसभा में समर्थन नहीं है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक अनुदान किसे कहते हैं? कि जब हमने कोई खर्चा डिसाइड किया कि हमने मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में उसमें देखा गया कि उस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये 20 लाख रुपए अलग से संचित निधि से निकालने के लिए हमें अनुपूरक अनुदान है तो राज्यपाल की सिफारिश से विधानमंडल में पेश करना होगा और उसको पारित करवा के ये राशि हम निकालेंगे। अतिरिक्त या अधिक अनुदान कि कोई ऐसी नई सेवा जो उस समय जिस समय बजट पारित किया गया था उस समय उसका विवरण नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उसको सृजन किया गया है, उसके लिए जो अनुदान की आवश्यकता होती है वो अतिरिक्त या अधिक अनुदान में आती है। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। लेखानुदान क्या होता है कि जब बजट की प्रक्रिया चल रही होती है, बजट पारित नहीं हुआ होता है, उस समय भी सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए। उन पैसों को निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है, जो अनुदान की मांग की जाती है, उसको हम लेखानुदान कहते हैं। कि जब तक बजट पारित होता है 2 महीने के अंदर अंदर, तब तक हमें कुछ राशि, बजट के हिस्से की कुछ राशि 1/6 राशि हमें दे दी जाए ताकि हम उससे उस महीनों के खर्च चलाए जा सके। ये होता है लेखानुदान। प्रत्यानुदान क्या होता है कि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ गई है, कोई आपदा आ गई है, कोई कोरोना जैसी महामारी आ गई है, बाढ़ की स्थिति आ गई है, उस समय हमें एकदम से अनुदान चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए हम प्रत्यानुदान है वो प्रयोग में लाते हैं। अपवादानुदान, अपवादानुदान किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा के लिए हमें जब धन चाहिए अलग से तो उसको हम अपवादानुदान में लाते हैं। हालांकि ये किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति नहीं होती है, अलग से ही किसी क्षेत्र में या किसी सेवा के सृजन के लिए ये लाया जाता है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं।
ये क्या है? वित्त विधेयक। और ये क्या है? ये तो हो गई वित्त विधेयक, ये हो गई धन। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक अवश्य होता। इसके बारे में क्या विशेष उपबंध है? वही सबसे पहले कहाँ लाए जाएंगे? विधान सभा में लाए जाएंगे। किसके द्वारा लाए जाएंगे? मंत्री के द्वारा लाए जाएंगे। किसकी सिफारिश से लाए जाएंगे? राज्यपाल की सिफारिश से ही लाए जाएंगे। कुछ वित्त विधेयक हैं जिसमें राज्यपाल की सिफारिश क्या है? आवश्यक नहीं है। ऐसे कौन से विधेयक हैं? ऐसे विधेयक जिसमें किसी कर की राशि को या तो कम किया जाता है या कर को समाप्त किया जाता है, यानी जो जनता के फायदे के लिए विधेयक होंगे। एक तरह से किसी कर को कम करना या कर को समाप्त करना सीधे सीधे जनता पर फायदा ही दे रहा है, इसके लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर किसी कर की राशि को हम बढ़ा रहे हैं, किसी नए कर को लगा रहे हैं, उसके लिए हमें राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक होती है। ये हो गए वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 है प्रक्रिया के नियम। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि राज्य विधानमंडल हो, उसको अपनी कार्यवाही किस प्रकार से करनी है, उसके विधानमंडल में किस प्रकार से चर्चाएं होगी, किस प्रकार से मतदान होगा, किस प्रकार से किसी विधेयक को स्थापित किया जाएगा, कितनी उसमें गणपूर्ति होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का विनियमन राज्य विधानमंडल है वो स्वयं करेगा, ताकि जो विधायी कार्य हैं वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से किए जा सके, उन पर कोई दबाव नहीं हो। इसके अलावा कि अगर कोई राज्य है जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इन दोनों के मध्य संचार कैसे होगा, कॉन्टैक्ट कैसे होगा, इसके नियम कौन बनाएगा? गवर्नर, राज्यपाल। किस किस से पूछ करके? विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति। इसमें संचार के लिए ये नियम बनाएंगे। ठीक है, ये हो गए इनके प्रक्रिया के नियम। इसी प्रकार अनुच्छेद 202 में है वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। वित्तीय कार्य संबंधी यानी किसी वित्त विधेयक को पारित करना है, किसी और किसी प्रकार का वित्तीय कार्य है, उससे संबंधित जो भी नियम है वो भी विधानमंडल स्वयं बनाएगा। अपने नियम स्वयं बनाने की शक्ति विधानमंडलों को दी गई है। अनुच्छेद 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज्य की जो आधिकारिक भाषा में कार्य किया जाएगा, हो सकता है एक भाषा हो सकता है एक से ज़्यादा भाषाएं हों, भाषाओं में हिंदी में और अंग्रेजी में, इन 4 लैंग्वेज में किसी भी राज्य के विधानमंडल में कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी सदस्य इन भाषाओं में क्या है, कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में अपना वक्तव्य है वो दे सकता है। ये हुई विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। शुरू में संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय हिंदी अंग्रेजी सभी में थी और उसमें लिखा गया था कि आज से 15 साल बाद अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में ये अभी भी चला आ रहा है। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, यानी विधानमंडल में किसकी चर्चा पर निर्बंधन है, किसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, तो ये है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी, ताकि वो अपना कार्य है वो निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से और बिना किसी राजनीतिक दबाव के कर सके। लेकिन अगर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चल रहा है तो उस समय वो चर्चा की जा सकती है। अनुच्छेद 212 में इसका उल्टा है कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, कि किसी विधानमंडल में आंतरिक रूप से क्या कार्यवाही चल रही है,
किस प्रकार से कोई विधेयक पारित हुआ है तो उस पर उस विधानमंडल की सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, इसकी जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। न्यायालय के द्वारा संविधान से की जो संगत अवैधता है उसकी जांच की जा सकती है, लेकिन जो प्रक्रिया के नियम है उसकी जांच नहीं की जाएगी। फिर है विधानमंडल की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 1956 जो अपने राजस्थान की विधानसभा के लिए बनाए गए हैं। इसमें है प्रश्नकाल। हमारा विधानमंडल है वो शुरू होता है 11 बजे से, तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। इसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न जिसमें स्टार मार्क लगे होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इस पर भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। इसकी पूर्व सूचना 14 दिन से पहले सचिव को दी जानी चाहिए। बजट सत्र में अधिकतम 40 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सामान्य में 10 प्रश्न। एक बैठक में एक सदस्य अधिकतम 2 प्रश्न ही पूछ सकता है। इसका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, तो इसके लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर किसी प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है तो बाद में इसका जवाब है वो लिखित रूप से विधानमंडल के समक्ष और संबंधित पूछने वाले सदस्य को भेज दिया जाता है और इसका फिर बाद में मौखिक रूप से उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अतारांकित प्रश्न, इसकी सूचना भी 14 दिन पूर्व सचिव को दी जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 दिन पूर्व सूचना देने की क्या जरूरत है। हम ऐसे प्रश्न जो सामान्यतः हमें टीवी में रील्स में देखने को मिलते हैं वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कई बार आंकड़ों से संबंधित, डेटा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि कितनी रेल चलाई गई, कितनी भर्तियां निकाली गई, उसमें से कितनी रद्द हुई। तो ये डेटा कलेक्शन के लिए मंत्री को टाइम चाहिए। जो मंत्री के सचिव हैं वो सब चीज़ें, इस प्रश्न का उत्तर है वो तैयार करते हैं। इसके लिए ये 14 दिन पूर्व प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई है। बजट सत्र में अधिकतम 60 प्रश्न और सामान्यतः 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर लिखित रूप में संबंधित सदस्य को इसका उत्तर पहुंचा दिया जाता है और इसकी एक कॉपी विधानसभा को भी दी जाती है। अल्प सूचना प्रश्न है, इसमें 14 दिन से कम समय में सचिव को सूचना दे करके प्रश्न पूछ सकते हैं और इनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। शून्यकाल। शून्यकाल शुरू होता है दोस्तों 12 बजे से 1 बजे तक। 13 कर दूंगा इसको। 1 बजे क्या होता है, लंच होता है। तो 12 से 1 के बीच सभी को अपनी ऊर्जा लगा देनी होती है। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी पूर्व में कोई लिखित सूचना नहीं दी जाती। रैंडम क्वेश्चन, जिसके जो मन में आया वो पूछ लो, सब कुछ शून्य हो जाता है। जब हम विधानमंडलों में ज़्यादातर बहसबाजी देखते हैं, शोर शराबा देखते हैं, वो सामान्यतः इसी काल का होता है, शून्यकाल का। इसका हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये संसदीय प्रक्रिया की देन है और संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया में भी इसका उल्लेख नहीं है, बस ये परंपरा से चला आ रहा है। और शून्यकाल के अंतर्गत ऐसे सदस्य भी सवाल पूछ सकते हैं जो मंत्री नहीं हैं, जो पीछे कोने में बैठे रहते हैं, वो भी अपना थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा सकते हैं। आधे घंटे की सूचना, ये 3 दिन पूर्व सचिव को सूचना दे करके सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसका कारण बताना जरूरी होता है और 2 अन्य सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाना जरूरी है। कोई विशेष महत्व, कोई जो अभी तत्काल का मुद्दा चल रहा हो, उसके ऊपर इसमें चर्चा की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ लाया जाता है, विधान सभा में ही लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। कितने सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, इसमें है 1/5 सदस्य हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से 1/5 सदस्य ही हैं। 40 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है हमारे विधानमंडल में, विधानसभा में। सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और अगर ये पारित हो जाता है तब सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आया, पारित नहीं हुआ, फिर भी सरकार क्या करती है, एक विश्वास प्रस्ताव लेके आती है जिससे वो विधानसभा में अपना बहुमत है वो सिद्ध कर सके। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पार्टी के द्वारा लाया जाता है।
और विश्वास प्रस्ताव अगर पारित नहीं हो तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो गिरेगी, विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो भी गिर जाएगी। सत्गन प्रस्ताव ये किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है गंभीर विषयों पर ध्यान आकर्षित करने। इसके लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है और 1/10 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और इस पर 2 घंटे तक चर्चा होती है। 2 घंटे तक अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब ये चर्चा अपने आप समाप्त हो जाती है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी विशेष महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन का ये प्रस्ताव लाते हैं। अल्पकालीन चर्चा, जिस पर सदन में चर्चा हो चुकी है जिस विषय पर, उसी के बारे में और बात करने के लिए अल्पकालीन चर्चा की जाती है। अब है कटौती प्रस्ताव। जब बजट को पारित किया जाता है विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, तो कुछ कटौती प्रस्ताव हैं वो लाए जाते हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती में क्या है कि सदस्य उस नीति से ही क्या होते हैं, अलग होते हैं, उस नीति को सही नहीं मानते। जैसे कोई उद्योग या कारखाना लगाना है तो कोई पर्यावरणविद है वो उस नीति से ही संतुष्ट नहीं होगा, तो नीतिगत कटौती है। इसमें इसकी राशि को घटा करके 1 रुपये कर दिया जाता है। अगर ये नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। अर्थगत कटौती कि अगर लग रहा है सदन को कि किसी क्षेत्र में जो धन खर्च किया जा रहा है वो ज़्यादा है, अपव्यय हो रहा है धन का, तो उसके लिए अर्थगत कटौती, धन में कुछ कमी के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। सांकेतिक कटौती में सिर्फ सरकार को से अपना विरोधाभास दिखाने के लिए ये करते हैं। इसमें 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है। कोई भी कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त, इसकी कुछ शर्तें हैं लाने के लिए। सबसे पहला तो यही है कि जो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय है उसके ऊपर कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जाए। दूसरा कि अगर जिस पर सदन में चर्चा हो चुकी है उसी सत्र में, उसके ऊपर कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। या कोई ऐसा मुद्दा है जो किसी न्यायालय या अधिकरण के अधीन पेंडिंग है, उसके ऊपर कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सत्ता पार्टी के द्वारा। जब बजट सत्र होता है तो उस समय राज्यपाल राज्य विधानमंडल में अपना भाषण है वो प्रस्तुत करते हैं। उसमें वो सरकार की नीतियां बताते हैं, उनको सदन के समक्ष रखते हैं। तो एक तरह से उसका जो भाषण है राज्यपाल का वो सरकार के द्वारा ही तैयार किया गया है। अब जब राज्यपाल अपना अभिभाषण समाप्त कर देते हैं तो उसके बाद में सरकार धन्यवाद प्रस्ताव वो लेकर आती है और उसको पारित करवाना होता है। अगर ये पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। पहले क्या होता था कि पाकिस्तान था वो भारत पर हमले करवाता था, आतंकवादी हमले करवाता था, और हम उसकी क्या कर देते थे, कड़ी निंदा कर देते थे। तो निंदा से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल उसकी जो एक इज्जत है उसको थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार नहीं गिरती है, केवल उसकी थोड़ी सी साख है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, पूरी सरकार के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। ये हो गया निंदा प्रस्ताव। अब है राजस्थान विधानसभा की समितियां। राजस्थान विधानसभा की 22 समितियां हैं, जिनमें से 4 क्या है, कौन सी समितियां हो गई, इन लोकलेखा प्राकलन समिति को क्या बोलते हैं, सॉरी ये अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। 4 धन से संबंधित समितियां हैं, ठीक है। इनमें सबसे मुख्य समिति है लोकलेखा या जनलेखा समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं
और अध्यक्ष होता है वो ओपोजिशन से होता है। ओपोजिशन यानी प्रतिपक्ष से, जो विपक्षी पार्टी का कोई सदस्य है वही इसका अध्यक्ष होता है। कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता है, जिसको विधानसभा अध्यक्ष है वो 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। इसका काम है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, विनियोग लेखों की जांच करना, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, मंत्रालयों की जवाबदेहिता को बढ़ाना और विशेष खातों की जांच करना। ये नीतिगत मामलों पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये इसकी क्या है, सीमा है। ये खर्च के बाद ही अपना कुछ स्पष्टीकरण है वो देती है, और ये धन की सीमा निर्धारित नहीं कर सकती, ना ही ये खर्च पर रोक लगा सकती है। ये केवल और केवल मंत्रालयों को सिफारिश कर सकती है। मंत्रालयों को इसकी बात मानना या ना मानना उन पर डिपेंड करता है। इसके बाद है प्राक्कलन समिति, इसको हम अनुमान समिति या मितव्ययता समिति भी कहते हैं। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कितने हैं, 14 हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का। संगठन में सुधार, प्रशासनिक सुधार, वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, प्राक्कलन का प्रारूप सुधारना और धन को ठीक ढंग से लगाया या नहीं इसकी जांच करना प्राक्कलन समिति के अंतर्गत आता है। राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष। राजकीय उपक्रमों के प्रतिवेदन एवं लेखों की जांच करना, इनके जो कैग की रिपोर्ट है उनकी जांच करना, प्रशासनिक दक्षता पर ध्यान देना कि सरकारी उपक्रम है उस पर ये तो नहीं है कि कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, और इनकी वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करना। 4 जांच समितियां हैं। नियम समिति, इसके अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और 15 सदस्य होते हैं। याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 10 सदस्य हैं। एक विशेषाधिकार समिति होती है और सदाचार समिति होती है, ये विशेष नहीं है। अब है कार्य सलाहकार या कार्य मंत्रणा समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 14 हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। 3 समितियां ऐसी हैं जिनके विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये कौन सी है, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। ये आपको याद रखना है। किसी भी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। विवाद में अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है, और ये मौखिक या लिखित साक्ष्य है वो मांग सकती है। अभी तक 4 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए। गैर सरकारी विधेयक का मतलब हुआ कि ऐसे विधेयक जिनको मंत्री ने पेश नहीं किया था, किसी सामान्य विधायक के द्वारा ये पेश किए गए थे। पहला है राजस्थान कानूनी चिकित्सक संशोधन विधेयक 1952। दूसरा राजस्थान जानवर संरक्षण संशोधन विधेयक 1954। ये पहली विधानसभा में पारित किए गए। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958, ये दूसरी विधानसभा में। और राजस्थान पशु और पक्षी बलिदान निषेध विधेयक 1973, ये 6ठी विधानसभा में पेश किए गए थे और पारित हो गए थे। विधानसभा और विधान परिषद में अंतर। विधानसभा में 200 सदस्य, वर्तमान में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500। इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, विधानसभा के 1/3 और मिनिमम 40 सदस्य। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता। विधान परिषद साधारण विधेयक को 40 दिन रोक सकती है, विधानसभा उसको निरस्त भी कर सकती है। वित्त विधेयक को, धन विधेयक को 14 दिन तक रख सकती है। इसके अलावा इसके सदस्यों की उम्र 25 वर्ष है, इसकी 30 वर्ष है। इसका क्या होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है, और इसका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव होता है। वो सारे अंतर आपको पता ही है। अब हम थोड़ी अपनी विधानसभाओं का इतिहास देख लेते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे प्री में आ सकते हैं। प्रथम विधानसभा बनी थी 1952 से 57। 160 सीटों पर चुनाव हुआ था प्रथम विधानसभा में। पहले अपने मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, क्योंकि जयनारायण व्यास थे, इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से हार गए थे, तो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बाद में जयनारायण व्यास उपचुनाव जीत करके आए, तो ये मुख्यमंत्री बने और टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी में ही 2 धड़ों
में बंट गई, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया है वो विजयी हुए और ये 1954 से 71 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे जसवंत सिंह। प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 28 फरवरी 1952। पहली बैठक 29 फरवरी 1952 सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। कमला बेनीवाल पहली मंत्री बनी थी, महिला मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में। 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, चारों ही हार गई थी। बाद में बांसवाड़ा उपचुनाव से यशोदा देवी जीत कर आई थी और ये राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी यशोदा देवी। 1956 में अजमेर मेरवाड़ा के जुड़ जाने से, क्योंकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो अपने राजस्थान विधानसभा में 30 सीटें बढ़ गई थी। प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह, स्पीकर बने नरोत्तम लाल जोशी और डिप्टी स्पीकर लाल सिंह सत्तावत। 5वीं विधानसभा थी 1972 से 77, जो आपातकाल लगा था और इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था और सर्वाधिक कार्यकाल वाली ये विधानसभा थी। छठी विधानसभा थी 1977 से 80, 200 सीटों पर चुनाव हुए। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003, इसमें अंशतः ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 12वीं विधानसभा में 2003 से 2008, इसमें पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग किया गया और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। 12वीं विधानसभा 2003 से 8 में ऐसी विधानसभा थी जिसमें सीएम, गवर्नर और विधानसभा की अध्यक्ष तीनों पदों पर महिलाएं थी। गवर्नर थी प्रतिभा पाटिल और विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। 13वीं विधानसभा 2008 से 13 में सर्वाधिक 28 महिला विधायक जीत कर आई थी। 16वीं विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है 2023 से अब तक, सीएम भजनलाल शर्मा है, सांगानेर सीट से जीते थे। डिप्टी सीएम 2 हैं, जिनमें 1 नंबर पे है दिया कुमारी विद्यानगर सीट और 2 पर है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू से। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को बनाया गया था, स्पीकर वासुदेव देवनानी और लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली। सबसे कम विधानसभा सीट 2 जिलों में है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में 2-2 सीटें हैं। ज़्यादा जयपुर में 19 है, 2 नंबर पे अलवर में 11 है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में सारी सीटें एसटी आरक्षित है और जैसलमेर और राजसमंद 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अब है प्रतिपक्ष के नेता। किसी पार्टी को अगर कुल का 10% सीटें मिलती है तो उस पार्टी का नेता है वो प्रतिपक्ष का नेता कहलाता है। इसको कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती है और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संसद में राजस्थान, लोकसभा में 25 सीटें हैं। शुरू में लोकसभा में राजस्थान की 22 सीटें थी, राज्यसभा से 10 है। 25 में से 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए और 18 जनरल के लिए आरक्षित है। पहली महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव थी और सबसे ज़्यादा बार यही बनी है। पहली लोकसभा सदस्य गायत्री देवी थी जयपुर की और सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य वसुंधरा राजे बनी है। कितनी बार? 5 बार। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री थी डॉक्टर गिरिजा व्यास और पहले अपने कैबिनेट मंत्री थे कालूलाल श्रीमाली। थैंक यू। ये अपना राज्य विधानमंडल का टॉपिक है, वो कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। तो अपने बेशकीमती सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको समझ में आया हो चैप्टर तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।